हेलो एवरीवन, जय हिंद। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं 10वां क्लास की और आपको केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अम्ल और भस्म। सबसे पहली बात तो आप इसमें इंग्लिश नाम में ही अंतर समझिए। अम्ल को ही आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, वही एसिड जो आप जनरली यूज़ करते हैं। और भस्म, यहाँ जो भस्म है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और वे भस्म जो घुल जाते हैं पानी में उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो साथियों, यहाँ आप अंतर समझ रहे होंगे कि अम्ल एसिड हुआ और भस्म बेस हुआ। लेकिन वे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्षार, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ये है अल्कली। क्या है? अल्कली। अब देखिए, जनरली लोग इतना ही समझता है कि अम्ल क्या चीज़ है। तो सीधा सा बात है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका कि जलीय विलयन कैसा होगा? स्वाद में खट्टा होगा। और अम्ल की खासियत होती है, क्या होती है कि ये जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा? धातु से। तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। साथियों, आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? याद रखेंगे, वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब सवाल आता है कि भस्म क्या चीज़ है। तो सीधा सा बात है, अम्ल के बारे में आपने क्या सुना? तो खट्टा होता है। तो भस्म के बारे में, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। और एक बात कि अम्ल जो है वो जल में घुल करके, अम्ल जल में घुल करके क्या देता है? तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होता है। वहीं पर क्षार क्षार जो है वो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। साथियों, इन दोनों के बारे में हम लोग और भी विस्तार से आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस बात को समझते हैं। यहाँ जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अम्ल के बारे में, भस्म और अम्ल जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में उदासीनीकरण। इसको इंग्लिश में कहें तो न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम लोग ऐसे समझें समीकरण के माध्यम से, तो अगर हम भस्म लेते हैं और दूसरा यदि हम लोग अम्ल लेते हैं तो ये बनाता है लवण, और क्या बनाता है? जल बनाता है। ये दो चीज़ें बनाता है। अब हम लोग समझते हैं कि यदि यदि हम लोग धातु पर कैसे प्रभाव पड़ता है, धातु पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने क्या किया, ये एक प्रश्न लिया, इसमें हमने जल भर दिया और इसमें हमने लोहा के कुछ दाने डाल दिए। तो देख रहे हैं कुछ भी अभिक्रिया नहीं हो रहा है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के लिए जल और हवा यानी ऑक्सीजन, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब इसी लोहे को हमने डाला किस में? तो सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COH में। तो यहाँ पर जब देखिए ये क्या चीज़ है, तो ये अम्ल है, और ये अम्ल है, और फेरस क्या है? Fe क्या है? तो ये धातु है, लोहा। तो ज़रूर ही ये जो बूंद बूंद सा आपको दिख रहा है ये आपका हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसी लोहे का अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग अम्ल लिए HCl, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूंद बूंद आप देख रहे हैं, बुलबुला देख रहे हैं। ये क्या है? तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि धातु जो है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस देता है, जल के साथ में कुछ भी नहीं होता है। और यदि प्रबल अम्ल है, यदि वो प्रबल अम्ल है तो वो ज़्यादा उससे हाइड्रोजन गैस देगा, और यदि दुर्बल अम्ल है तो वहाँ पर कम हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर प्रबल अम्ल की बात करें तो ध्यान रखेंगे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ये सभी ऐसे अम्ल हैं जिनका कि हम लोग नाम जानते हैं कि ये सभी प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। साथियों, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे क्लियर हो जाएगा। अब दो शब्द आता है इलेक्ट्रोलाइट्स।
यानी कि विद्युत अपघट्य। और दूसरा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं विद्युत अनपघट्य। तो इसके परिभाषा को यदि हम लोग देखें तो जो विद्युत का संचालन करते हैं, जो विद्युत का संचालन करते हैं वही क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वो विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अब सवाल आता है कि अब विद्युत अपघट्य, ये तो समझ गए कि जो करंट का फ्लो करेगा वो विद्युत अपघट्य है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो पदार्थ हैं जो कि विद्युत का संचालन करेगा। तो याद रखेंगे जितने भी अम्ल हैं सब के सब विद्युत को संचालित करेंगे। भस्म की बात करें, जितने भी भस्म हैं वे सब के सब विद्युत का प्रवाह करेंगे। और लवण की बात करें, जितने भी लवण हैं सभी के सभी विद्युत का संचालन करने में मदद करेंगे। लेकिन जब वहीं पर अल्कोहल से हम लोग करंट को फॉलो कराएं तो फिर इससे विद्युत प्रवाह नहीं होगा। ग्लूकोज से यदि हम लोग अम्ल को विद्युत को दौड़ाएं तो यहाँ पर भी रक्त का विद्युत का संचालन नहीं होगा। वहीं पर यूरिया की बात करें तो यूरिया से भी विद्युत का संचालन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, इन सबको क्या बोलते हैं, ये सभी हैं विद्युत अनपघट्य। और वहीं पर जितने भी अम्ल ले लें, जितने भी भस्म ले लें, जितने भी लवण ले लें, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य हैं। साथियों, कभी कभी इसी चीज़ को घुमा फिरा के दिया जाता है कि आखिर ये सभी विद्युत अपघट्य क्यों हैं। तो याद रखेंगे, इन सबको विद्युत अपघट्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको जल में घुलाया जाता है, चाहे अम्ल हो, भस्म हो या लवण हो, ये सब के सब आयन देते हैं। और जो आयन देते हैं तो आयन ही तो बनता है आखिर में विद्युत के संचालन का जिम्मेदारी होता है। लेकिन अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, इस तरह के और भी कई सारे पदार्थ हैं जिसको कि पानी में डालने के पर ये आयन नहीं देंगे। जब ये आयन नहीं देंगे तो ये विद्युत को फॉलो भी नहीं करेंगे। इस हिसाब से हम इन सब चीज़ों को बोलते हैं विद्युत अनपघट्य, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वहीं पर विद्युत अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी अम्ल हैं, लवण हैं या फिर भस्म हैं, सब के सब विद्युत का संचालन करते हैं। अब एक शब्द आता है कि आयनन क्या होता है। तो देखिए, जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, अभी हमने देखा विद्युत अपघट्य जो विद्युत का संचालन करते हैं या फिर जो जल में घुल करके आयन देते हैं। तो ये जो जल में घुल करके जो आयन देते हैं, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं आयनन। अगर इंग्लिश नाम बोले तो आयोनाइजेशन इसी को बोलते हैं। अब आता है कि अम्ल की परिभाषा। तो हमने देख लिया कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और हमने क्या देखा कि अम्ल जो है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार यदि हम लोग अम्ल की परिभाषा देखें तो कहता है कि अम्ल जो है वो जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जो है वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। जैसा कि प्रबलता में आप देख रहे हैं, चाहे HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल की पहचान क्या है, तो इसके लिए आप मुख्य रूप से इन तीनों को याद रखें। और यदि दुर्बल अम्ल की बात जब भी आएगी तो समझ लीजिएगा कि उसमें कार्बन होगा। यदि कार्बन है उसमें, यदि कार्बन है, आप देख रहे हैं यहाँ एसिटिक अम्ल में यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, जब कार्बन हो तो आप कह सकते हैं कि ये दुर्बल अम्ल है। तो जब कभी हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या देंगे, ये सभी हाइड्रोजन आयन देंगे। यानी कि एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ एक माइनस देंगे, ये आयन देते हैं। यही कारण है कि ये सभी अम्ल क्या हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं। साथियों, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यह हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कैसे, तो ये सभी जो हाइड्रोजन आयन है ये पुनः इस जल से अभिक्रिया करके बना लेता है एक अन्य आयन, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O+। ये कैसे बनता है, जब H+ और H2O ये दोनों आपस में मिलता है
तब बनता है H3O+। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान रखेंगे, अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तो यौगिक के रूप में H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में। अब आर्हेनियस के ही अनुसार इन्होंने भस्म की भी एक अलग परिभाषा दी थी। क्या दिया था इन्होंने? अम्ल के बारे में बताया कि हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म के बारे में बताया गया ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कि OH- देता है, और अम्ल H+ देता है। अब आप जो शुरुआत में ये दो जो आप क्षार देख रहे हैं, चाहे वो NaOH हो और KOH, ये दोनों हाई लेवल का, मतलब कि बहुत ही प्रबल आप कह सकते हैं, ये भस्म होते हैं। बाकी सभी जो देख रहे हैं NH4OH COH का होल 2, ये सभी नॉर्मल है, और ये सभी जल में घुलनशील है। चाहे NaOH की बात करें, KOH की बात करें, जितने भी हैं ये सब के सब जल में घुलनशील है। और जब ये जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं? सोडियम आयन, 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 ये तो देंगे ही। जितने भी अलग अलग धातु हैं इसमें सभी धातु अलग हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ में जो OH लगा होता है ये भी अलग हो जाता है। और इसीलिए चूँकि OH इससे अलग होता है, OH मुक्त होता है इससे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी भस्म होते हैं वे सब के सब जल में घुल करके, जितने भी भस्म होते हैं वे जल में घुल करके क्या देते हैं? वो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस। ये कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। ये किस अवस्था में होते हैं? H3O+ के रूप में होते हैं। वहीं पर OH को देखें, OH- के रूप में होता है। याद रखिएगा, जब भी भस्म और क्षार में अंतर समझ में ना आए तो याद रखिएगा, जो जल में विलय होता है भस्म, जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और यहाँ पर और भी डिस्कस करके इसको समझाया गया है। एक प्रक्रिया अभी आपने ऊपर में ही देखा, उदासीनीकरण। जब हम लोग भस्म लेते हैं और एक तरफ अम्ल लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? हमने ऊपर में ही आपको बताया कि एक तरफ हम लोग क्या लेंगे? अम्ल लेंगे, और दूसरी तरफ क्या लेंगे? क्षार लेंगे। तब ये क्या क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। अर्थात अम्ल में अम्लता नहीं रहेगी और क्षार में क्षारता नहीं रहेगी। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि प्राकृतिक रूप से अम्ल पाए जाते हैं, जैसे संतरा नींबू रस खट्टा होता है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथियों, प्रायः विद्यार्थी से जब भी पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए तो वो गलत बताते हैं। इसका सूत्र होता है C6H8O7। और कभी कभी कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिसको कि सिट्रिक साइट्रिक में अंतर समझ में नहीं आता। साथियों, अगर हम लोग साइट्रिक को देखें तो CITRIC होता है, इसलिए कभी हिंदी में इसको सिट्रिक पढ़ लिया जाता है और कभी इंग्लिश में इसको साइट्रिक पढ़ लिया जाता है, लेकिन है दोनों सेम ही, C6H8O7, जो कि नींबू में पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है। सेब में भी अम्ल होता है, कौन सा? मैलिक। इमली में भी होता है, कौन सा? टार्टरिक। सिरका में भी एसिटिक। हम लोग जानते हैं कि सिरका में जो यदि 6 से 8% एसिटिक अम्ल है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। 6 से 8% अम्ल को ही, एसिटिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। दही में होता है, दही में कौन सा होता है? तो याद रखेंगे, दही में जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। अमासेरस, अर्थात हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और चाय में भी है। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? TEAT, इसलिए बोलते हैं, इसमें जो अम्ल होता है वो बोलते हैं टैनिक अम्ल है। विटामिन C का जब नाम आता है तो याद रखेंगे एस्कॉर्बिक। वहीं पर लाल चींटी की बात आती है या फिर मधुमक्खी के डंक की बात आती है तो होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम मिथेनोइक अम्ल भी, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। साथियों, अम्ल जो होते हैं कुछ विषैले होते हैं, कुछ तीव्रनाशक होते हैं और कुछ संक्षारक होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, कौन सा? तो फिनॉल का नाम देख रहे हैं। फिनॉल को ही बोलते हैं हम लोग कार्बोलिक अम्ल। साथियों,
यहाँ पर आप जो नाम देख रहे हैं कार्बोलिक देख रहे हैं। और आपको पता होगा कि कार्बोनिक अम्ल यदि न लगा हुआ रहे यहाँ पर नो, तो कार्बोनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, C2H2CO3। H2CO3 ये कैसे बनता है, जब जल के साथ में CO2 की जब अभिक्रिया होती है तब बनता है H2CO3, जो कि कार्बनिक अम्ल होता है। जब हमारे गले में लगता है तो इसी अम्ल के कारण हमारे गले में खट्टे की महसूस होती है, गले में लगता है। तो ये है आपका कार्बनिक अम्ल। वहीं पर बात करें कार्बोलिक, तो ये कार्बोलिक अम्ल जो होता है ये फिनॉल होता है, जिसका कि सूत्र होता है C6H5OH। C6H5OH ये क्या है, फिनॉल है, जिसका कि दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक। बात करें हम लोग यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि H2SO4 की बात करें, तो ये जो अम्ल का प्रयोग होता है मोटर गाड़ी में बैटरिक अम्ल के रूप में भी होता है। और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में या फिर खाद बनाने में भी किया जाता है। साथियों, इसके बाद एक चीज़ कि यदि हमारे पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में या तो गैस की शिकायत होने लगती है, खट्टी डकारें होने लगती है, तो लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका, एंटासिड क्यों करते हैं, क्योंकि पेट में अम्ल बढ़ गया है, इसका मतलब वो है अम्ल, और उसको जब क्षार मिलाएंगे तब ना वे दोनों आपस में उदासीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एक दूसरे को समाप्त कर लेंगे। अब जब कभी पेट में अम्ल बनता है तो हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, नींबू, सिरका और खाने का सोडा। साथियों, नींबू की बात करें, ये तो है अम्ल, फिर इसका प्रयोग हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने में कैसे कर सकते हैं। और ये ऐसा वैसा अम्ल नहीं है, इसके यदि अम्लता की बात करें, pH मान की बात करेंगे तो 2.5 होता है, यानी 2.5, यानी हार्ड हो गया। साथियों, आपको पता होना चाहिए ये जो नींबू होता है ये होता वाकई में इसका pH मान 2.3 से 2.5 होता है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन जब ये पचता है हमारे बॉडी में तो ये क्षार का काम करता है। इस हिसाब से नींबू का प्रयोग हम लोग करते हैं। बात करें सिरका का, तो ऐसा देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि पेट में अम्ल ज़्यादा ही होने पर हमें अम्लता की शिकायत होती है, गैस बनने की शिकायत होती है। कभी कभी पेट में कम अम्ल बनने के भी कारण अम्लता की शिकायत हो जाती है, इसलिए सिरका भी दे करके इस चीज़ को कभी कभी ठीक किया जाता है। लेकिन यदि सबसे बढ़िया कोई चीज़ है तो वह खाने का सोडा। खाने का सोडा 1 नंबर काम करता है किसी के पेट में अम्लता यदि बढ़ जाए। यदि हम लोग अगर समीकरण की बात करें तो खाने का सोडा मतलब है NaHCO3, और पेट में क्या बनता है, HCl अम्ल बनता है। और यदि इसका अभिक्रिया को देखें तो हमारा NaCl यानी कि ये लवण बन गया, और H2O ये हमारा जल बन गया, और साथ ही साथ CO2 जो कि डकार के साथ में बाहर आता है। तो हम कहते हैं कि ये देखो जो गैस बन रहा था पेट में वो बाहर आ रहा है। जैसा कि आप लोग इनो का नाम सुनते होंगे, इनो में इसी NaHCO3 का यूज़ होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लिए NaHCO3 का HCl अम्ल से अभिक्रिया होकर के उदासीन एक दूसरे को कर देता है, और लवण जल बनता है, और साथ ही साथ CO2 भी मुक्त करता है। देखिए यदि हम लोग हार्ड प्रबल क्षार की बात करें तो ये हमारे चमड़े को जला सकता है, इतना हार्ड होता है। ठीक है, अगर हम लोग हार्ड भस्म की बात करें तो ये हमारे चमड़े को जला देता है। लेकिन फिर भी दांत में जब मुंह का pH मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो वहाँ अम्लता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि हमारा लार क्षारीय होता है, अम्ल और क्षार एक दूसरे को, यानी कि मुंह में जो अम्ल बनता है जीवाणुओं के कारण और लार में जो क्षारीयता होती है, दोनों एक दूसरे को
नष्ट कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? क्षारीय होता है, तब न जा कर के मेरे मुंह के अम्लों को उदासीन कर देता है। फिर ये कड़वा क्यों नहीं लगता है? इसमें फ्लेवर उस तरह का मिला दिया जाता है। यही कारण है कि टूथपेस्ट हमें कड़वा नहीं लगता है। साबुन को चखेंगे तो वो कड़वा लगेगा। साबुन क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि वो क्षारीय है, उसमें क्षार होता है। साथियों, यदि हम लोग वीनस की बात करें तो वीनस का जो वातावरण है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से घिरा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल से घिरा हुआ है वीनस का वातावरण। यही कारण है कि हम लोग वीनस पर नहीं रह सकते। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर पूरी तरह से हर तरीके से जीवन संभव है। साथियों, अब हम लोग कुछ सूचक की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछता है। सूचक क्या होता है? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे रंजक होते हैं जिस पर कि अम्ल और क्षार का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग यदि प्राकृतिक सूचक की बात करें तो एक लिटमस का नाम आता है, जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इसका इसका लिटमस का यदि हम लोग वास्तव रंग देखें तो ध्यान रखिएगा, इसका जो वास्तव रंग होता है वो होता है बैगनी। कई जगह ये गलती से भी दे दिया जाता है गुलाबी, ऐसा नहीं होता है। लिटमस का रंग जो होता है वो बैगनी होता है। और अम्ल उसको क्या किस में कर देता है? लाल में। याद रखिएगा साथियों, अम्ल के लिए हम लोग एक शब्द नाम जानते हैं अनील। अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो हमने क्या कहा? अम्ल जो है वो क्या कर देता है? अनील लाल कर देता है और क्षार जो है वो लिटमस को नीला कर देता है। मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज को कई लोग हल्दी से भी मिला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेथिल ऑरेंज पर जब हम लोग नींबू डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा और क्षार डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन की बात करें, यदि अम्ल में ले जाएंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, क्षार में ले जाएंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा। वहीं पर इस पर हल्दी का प्रभाव करें, हल्दी पर यदि हम लोग अम्ल डालेंगे तो ये पीला हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग साबुन डालेंगे तो वो लाल भूरा हो जाएगा। चुकंदर की बात करें, चुकंदर में यदि हम लोग नींबू डालेंगे तो वो लाल बैगनी हो जाएगा। वहीं पर इसमें साबुन डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता की बात करें तो इस पर यदि हम लोग अम्ल डालेंगे तो ये पर्पल यानी लाल बैगनी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग इस पर साबुन डालेंगे तो वो हरा हो जाएगा। साथियों, जहाँ कहीं भी अम्ल की बात आए इसका मतलब याद रखिए वो नींबू, और क्षार की जहाँ बात आए तो आप याद रखें साबुन। इस तरह से आप इनका प्रयोग देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछता है, कोई एक सूचक का नाम बताएं और उस पर अम्ल और भस्म का क्या प्रभाव पड़ता है ये सब दिखाएं, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। साथियों, अगला चीज़ है अम्ल और भस्म के साथ में धातुओं की अभिक्रिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये धातु लिए हुए हैं और ये अम्ल है। जब कभी अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यदि साथियों हम लोग सक्रियता श्रेणी की बात करें, सक्रियता श्रेणी में हम लोग सबसे पहले जानते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसको ओ, सो, कै, मै, एल, जी, एल, जिल, तब फिर यहाँ आपका आ जाता है टीन, फिर उसके बाद आ जाता है सीसा, उसके बाद आ जाता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, पोष से हो जाता है आपका पोटेशियम, सो से सोडियम, कै से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम, एल से एल्युमिनियम, जी से जिंक, फिर जिल, ल से लोहा, टीन, सीसा और हाइड्रोजन। इसके ऊपर अभी तक में हमने जितने भी धातुओं के नाम लिए, इन सब का किसी भी तरीके के अम्ल से अभिक्रिया होती है, खूब बढ़िया से होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया, देख रहे हैं जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हाइड्रोजन को साइड कर दिया और बीच में जाके सट गया।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक सिंगल लड़का है, उसने एक लड़का और लड़की को साथ में देख लिया, और ये लड़का है ज़्यादा पावरफुल, रुपया पैसा वाला, तो ये क्या किया, इसने इसको साइड कर दिया, इसने इसको साइड कर दिया, और ये खुद जो पावर वाला था वो उसमें जा कर के सट गया, और जो कमज़ोर था उसको बाहर कर दिया। तो आप मजबूत रहेंगे तब तो सामने वाले को हटा पाएंगे। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मजबूत नहीं है, वो हाइड्रोजन से कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग H2SO4 HCl की बात कर रहे हैं, इससे अभिक्रिया नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम लोग नाइट्रिक अम्ल की बात करें, नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या है, HNO3 की बात करें, तो ये कहता है ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक नहीं डाला जाएगा तो हाइड्रोजन के नीचे वाले अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग नाइट्रिक अम्ल की बात करें, ये प्रबल है और ये चूँकि खुद ऑक्सीकारक है, इसलिए इस नाइट्रिक अम्ल के साथ में वे भी अभिक्रिया करेंगे जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। ये ऑक्सीकारक क्या करता है, तो ये ऑक्सीकारक उस कमज़ोर धातु को ताकत देता है, बल देता है, और वे दोनों मिल करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। और अंततः कॉपर भी इस नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। अब यदि इस चीज़ को समझें तो यहाँ से समझिए, देखिए हमने आपको क्या बताया कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसके साथ में इसे ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। वहीं पर बात करें HNO3 ये स्वयं एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए इसके साथ में कॉपर खूब बढ़िया से अभिक्रिया भी करता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो आपने देखा कि धातु कैसे अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक इसी तरह से अम्ल जो है, धातु जो है वो भस्म के साथ में भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। साथियों, इस दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं पर धातु क्षार से भी अभिक्रिया करके, भस्म से भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा धातु तो भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा धातु तो भी हाइड्रोजन गैस से मुक्त करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों धातु है और ये क्षार है। जब दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ, धातु और भस्म की जब अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, साथ ही साथ सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 ये बनाया, फिर से Na2ZnO2 बनाया। और वहीं पर यहाँ आप देख रहे हैं AlONa3 ये बनाया गया। तो याद रखेंगे, धातु जब चाहे वो अम्ल से अभिक्रिया करे या भस्म से अभिक्रिया करे, हाइड्रोजन गैस वो मुक्त करता ही करता है। ठीक है, आगे देखिए, धातु जो है, अब देखिए ऐसा है कि धातु के जो कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, चाहे धातु के कार्बोनेट हो या फिर धातु के बाइकार्बोनेट हो, ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। ठीक है, फिर से धातु के कार्बोनेट हो और धातु के बाइकार्बोनेट हो, ये सभी अम्ल से अभिक्रिया करता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे समझिए कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अधातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अध्ययन ही नहीं करते। अधातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का हम लोग अध्ययन ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वहीं पर यदि हम लोग धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका सोडियम जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ धातु का कार्बोनेट है और यहाँ पर धातु का बाइकार्बोनेट है। ये सभी अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। दूसरी बात, आपको हमने जैसा कि बताया कि भस्म
और क्षार, भस्म और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं, अर्थात लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने बताया है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और ये क्या है, अम्ल है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये क्या है, अम्ल है। तो भस्म और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप इसको केवल याद रखने के लिए ट्रिक के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन आपको याद ऐसे ही रखना है कि धातु के कार्बोनेट या फिर धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक बात याद रखेंगे, क्या धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो कहेंगे नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग जो मार्केट से लाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो मार्केट से लाते हैं चूना करने के लिए दीवार को, वो होता है कली चूना, शॉर्ट में कहेंगे तो CaO। जब इसको पानी में डालते हैं, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तब बन जाता है CaOH का होल 2, इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा चूना। जब ये अभिक्रिया कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से तब बना लेता है CaCO3 प्लस में H2O, और यही बनने के कारण हमारा वो दीवार चमकने लगता है। लेकिन ऐसा है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 बना देंगे तो फिर ये बना लेगा CaHCO3 का होल 2। साथियों, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैसे ध्यान से देखेंगे, मार्केट से क्या लाते हैं, कली चूना लाते हैं, जिसको कि अनबुझा चूना भी बोलते हैं और CO बोलते हैं। इसको हम लोग जल में मिलाते हैं तो उसमें छिपी अभिक्रिया होती है, हीट निकलता है, फिर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग पेंट कर देते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्राप्त करके ये CaCO3 बना लेता है, जिसके कारण वो चमकने लगता है। लेकिन यदि हम उसको और मात्रा में, यदि हम उसको ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दें तो वो जो चमकीला जो पन आया है, उसमें चमकीलापन जो आया है, फिर से वो उसका रंग फीका पड़ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलाने पर। साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर से CaO लेते हैं, इसको पानी में मिलाते हैं तो CaOH का होल 2 बनता है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो चमकने लगता है दीवार। लेकिन यदि हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा प्रभावित करें तो ये बना लेता है CaHCO3 का होल 2। ये जो चमकीला था, यहाँ पर ये चमकीला ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके चमकीलापन वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड अम्ल से क्यों नहीं अभिक्रिया करते हैं? साथियों, आपको पता होना चाहिए, समान प्रकृति वाले पदार्थ आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर देख रहे हैं, कॉपरिक ऑक्साइड होते देख रहे हैं, CuO। इसी के बनने के कारण हमारा जो सोने का जो चांदी का क्या कहते हैं, तांबा का जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है, CuO। ये जब अम्ल से अभिक्रिया किया, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण और जल बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह है क्षार, यह है अम्ल, और मिलने के बाद उदासीन हो गया। ये है आपका लवण और ये है आपका जल। तो यहाँ बात करते हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्या? अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, और अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कैसे हो पाएगा? समान प्रकृति के आपस में नहीं भिड़ा करते हैं। बस इतना ही समझिए। आगे है आपका अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये अम्लीय हैं, ये भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया करके आपस में निष्क्रिय हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और बना लेते हैं लवण और जल। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है आपका CO2 देख रहे हैं। अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो ये बन गया आपका अम्लीय, और ये है आपका भस्म। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके ये बना लिया आपका लवण और ये बना लिया आपका जल। तो कहेंगे क्या धातु के ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया नहीं करते? कहेंगे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और क्षारीय भस्म से अभिक्रिया करेंगे सेम नेचर के, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करते हैं। दोनों कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं करते हैं, क्योंकि समान प्रकृति वाले कभी भी आपस में लड़ झगड़ नहीं सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि अम्ल और भस्म जल से अभिक्रिया कैसे करता है। तो अम्ल और भस्म यदि जल से अभिक्रिया करेगा तो ये जो अभिक्रिया होती है ये कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। आपको पता होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट इससे निकलता है। इस चीज़ को हम एक प्रयोग से समझते हैं साथियों, कि हम लोग लेते हैं एक बर्तन में जल और दूसरे में लेते हैं अम्ल। हम क्या करते हैं, पहले हम लोग मिलाते हैं, एक थर्मामीटर लेते हैं और उसको डाल देते हैं जल में, ठीक है, और उसी को ले जाते हैं अम्ल में। हम देखते क्या है कि पारा जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जल को जब अम्ल में ले जाया गया तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, जिसके कारण पारा ऊपर चढ़ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि अम्ल या भस्म, इसकी अभिक्रिया जो जल के साथ में होती है, अम्ल या भस्म की अभिक्रिया जो जल के साथ होती है वो कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर हम लोग इससे आप तो समझ ही गए, जैसे मान लीजिए H2O है, HCl है और जल है, इसमें जो बनेगा हाइड्रोजन आयन तो बनेगा, क्लोराइड आयन भी बनेगा और साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन एक चीज़ आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कभी भी अम्ल में जल आप नहीं डालेंगे साथियों, इस बात का ध्यान रखेंगे। अम्ल में जल कभी नहीं डाला जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको तनु करना है किसी अम्ल को, तो आप अम्ल में जल को डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, बल्कि जल में ही आप अम्ल को डालेंगे। जल को आप अम्ल में नहीं डालेंगे। हालांकि जैसे समझिए दाल यदि गाढ़ा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, जल डालते हैं दाल में ताकि वो पनगढ़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, जल को अम्ल में नहीं डालेंगे, बल्कि अम्ल को ही जल में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते भी जाएंगे, ताकि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होगी उसको नियंत्रित किया जा सके। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ तथ्यों से। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, अर्थात ये कैसे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। उसी तरह से किसी भी अम्ल को लेते हैं और वो यदि जल से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा देता है, क्योंकि ये है ऊष्माक्षेपी। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग लें हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा लें, मतलब हम लें भस्म, और उसको भी जल में मिलाएं, भस्म में जल का, दोनों के बीच में अभिक्रिया का है, तो यहाँ पर भी क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, चाहे वो अम्ल हो चाहे भस्म हो, उसके साथ में जब भी जल की अभिक्रिया होगी तो ऐसी स्थिति में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, अर्थात उससे ऊष्मा निकलेगा। तो यहाँ पर आ जाता है एक नाम जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सीधा सा बात समझ लीजिए, जो अम्ल जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्रबल अम्ल। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। आप इसका नाम याद रखेंगे, HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। वहीं पर यदि हम लोग दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल में आप देखेंगे कार्बन रहता है, जैसे कार्बनिक अम्ल देख रहे हैं, कार्बन है। एसिटिक अम्ल को देखिए, यहाँ पर भी आपको कार्बन है। और बोरिक अम्ल को देखें तो ये भी बोरिक अम्ल भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सभी जल में पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। अब एक शब्द आता है सांद्र तनु। तो हमने आपको बता दिया, सांद्र का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। साथियों, आपको पता होगा पेट में HCl अम्ल बनता है,
जिसका कि अगर हम लोग पीएच मान की बात करें 1 होता है, बहुत ही ज़्यादा। आपने ऊपर में भी पढ़ रखा है कि HCl एक कैसा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। लेकिन ये हमारे पेट में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। कारण क्या है कि पेट में जो अम्ल बनता है HCl वो तनु है, वो सांद्र नहीं है। सांद्र रहता तो दिक्कत था, लेकिन जब हम लोग लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तब यही तनु बन जाता है सांद्र, और जिससे पेट में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो तनु का मतलब क्या हुआ, उसमें ज़्यादा मात्रा में जल है, कम मात्रा में अम्ल है। वहीं पर सांद्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कम मात्रा में जल है और ज़्यादा मात्रा में अम्ल है। ठीक है। और यदि सांद्र है, सांद्र अम्ल है या सांद्र भस्म है, और यदि उसको तनु करना है तो कभी भी हम लोग जल को अम्ल में या भस्म में नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक अभिक्रिया हो सकती है। तो इसलिए अम्ल या भस्म को हम लोग जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, जिससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आता है दुर्बल भस्म, प्रबल भस्म। जैसा कि आपने प्रबल क्षार में आप दो चीज़ को याद रखिएगा, NaOH और KOH, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है। भस्म क्या, प्रबल भस्म इतनी हार्ड होती है, ये चाहे तो आपका चमड़ा भी जला सकता है। तो दुर्बल भस्म की बात करें तो दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार क्या होता है, तो जल में अंशतः आयनित होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं NH4OH COH का होल 2 MgOH का होल 2, इसमें अक्सर OH लगा हुआ ही आपको देखने को मिलता है। अब एक कोई भी चीज़ कितना pH है उसका, वो कितना ज़्यादा अम्लीय है, इसको हम लोग pH स्केल से भी माध्यम से देख सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन के क्षमता को बतलाता है। उसमें अगर 7 है तो वो उदासीन है। जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना ही अम्लता बढ़ता है, और जितना इधर बढ़ेंगे उतना ही क्षारीयता बढ़ता है। साथियों, यहाँ पर संख्या रेखा की तरह दायां बायां नहीं कर सकते हैं कि दायां जाने पर बढ़ता है, बायां जाने पर घटता है, ऐसा नहीं है। यह है आपका pH स्केल। 7 है तो उदासीन है, 0 है। इधर जितना जाएंगे तो अम्लता बढ़ता है, और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है। जैसे 14 और 10, किसकी क्षारीयता अधिक है, तो 14 की क्षारीयता अधिक है। हम कहेंगे 5 की अम्लता ज़्यादा है या 1 की अम्लता ज़्यादा है, तो कहेंगे 1 की अम्लता ज़्यादा है, क्योंकि इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है और इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है।